देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों दो कार्यक्रम बेहद चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद किया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अग्निवीर से संवाद कार्यक्रम भी सुर्खियों में रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में बहस इस बात को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम कितना प्रभावी रहा है और क्या वे अपेक्षित जन समर्थन को जुटा पाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के कार्यक्रम के नाम और उनके संदेश को लेकर भी सवाल और चर्चाएं जारी है। दोनों आयोजनों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है और इसे राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो कल जिस तरीके से देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दो बड़े कार्यक्रम किए, जनता से बातचीत की, छात्रों से बातचीत की, अब इन दोनों के कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्मा रही है। उत्तराखंड में चर्चाओं का बाजार अब गर्म होता नजर आ रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है, क्या राहुल गांधी जिस तरीके से अपने कार्यक्रम को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे थे, कांग्रेस जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही थी, क्या जनता तक उसका प्रभाव पहुंचा है? क्या जनता से कनेक्ट कर पाए हैं, छात्रों से कनेक्ट कर पाए हैं राहुल गांधी? वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी ने भी संवाद किया, अग्निवीरों से संवाद किया, उसको लेकर भी कई बड़ी बातें हो रही हैं, उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और ये माना जा रहा है कि ये दोनों जो संवाद किए गए हैं, जनता से बातचीत की गई है, ये आने वाले चुनावों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आने वाले चुनावों को लेकर भी अब नया कश्मकश देखने को मिल रहा है, नई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है और नए नए समीकरण भी यहां देखने को मिल रहे हैं। दोनों पार्टियां धरातल पर पहुंचकर, जनता के बीच पहुंचकर अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही हैं। सीएम धामी भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, बीजेपी भी लगातार अपने कार्यक्रमों का आयोजन करती नजर आ रही है और उसी के बीच राहुल गांधी कल उत्तराखंड पहुंचे, देहरादून पहुंचे, जहां पर बारिश भी थोड़ी रुकावट बनती नजर आई, लेकिन राहुल गांधी स्टेज पर पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे, छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा, नीट पेपर लीक को लेकर बातचीत की, भविष्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर बातचीत की, बेरोजगारी को लेकर बातचीत की। तो कई बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उस दौरान। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं और अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ। तो सबसे पहले महेंद्र, मैं देखिए आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कल बड़ा राजनीतिक हलचल देखने को मिला है देहरादून की जमीन पर, एक तरफ सीएम धामी, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने तैयारी की थी, जिस तरीके से कांग्रेस ने तैयारी की थी उनके कार्यक्रम को लेकर, क्या लोगों का उतना रिस्पांस इस कार्यक्रम को मिला है? लोगों का जमावड़ा उस कार्यक्रम में देखने को मिला? देखिए ट्विंकल, दोनों प्रोग्राम का जो तरीका था वो देखने लायक है। इनका राहुल गांधी का जो प्रोग्राम था छात्रों की गूंज, वो एक तरीके से मेगा इवेंट था। इसको एक एजेंसी के थ्रू करवाया गया था और इनका जो मुख्यमंत्री सीएम धामी हैं, उनका सीधे संवाद था अग्निवीरों से। तो दोनों का तरीका, तौर तरीके में बहुत फर्क था। इन्होंने बन्नू स्कूल में कांग्रेस ने अपना प्रोग्राम करवाया, जहां पे लोगों से, वो जो बेरोजगार हैं या जो नीट से दुखी छात्र हैं, उनके परिजनों से मिले और उन छात्रों से मिले। लेकिन देखने वाला मामला ये है कि राहुल गांधी के प्रोग्राम में चूंकि इवेंट था, एक एजेंसी के थ्रू करवाया गया था, तो मंच पे किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई। उसमें सीधे राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया, छात्रों से अपनी बात कही और दूसरी ओर सीएम धामी ने सीधे लोगों से, उनके मंच पे उनके पार्टी के नेताओं को भी जगह मिली और उन्होंने अग्निवीरों को संबोधित किया, क्योंकि राहुल गांधी अग्निवीरों का मुद्दा उठा सकते हैं, इस चीज का अंदाजा पार्टी को था, भाजपा को था। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी के प्रोग्राम से ठीक पहले करीब 11 बजे सीएम धामी ने अग्निवीरों को संबोधित किया, उनके बारे में योजनाएं बताई कि आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं सरकार के पास क्या है और रिटायर्ड जो फौजी हैं उनके लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी सारा खाका उनके सामने रखा और कोशिश की कि सीधे सीधे कोई इवेंट ना हो करके एक भाई के नाते, एक नेता के नाते, जैसा कि सीएम धामी खुद भी कहते हैं कि वो सेवक हैं,
तो सेवक के तौर पे उन्होंने जो पब्लिक कनेक्टिविटी की है वो कहीं ना कहीं देखने में आया कि वो कामयाब रहे और बेहद सहजता से उन्होंने अपनी बात कही और लोगों से सवाल भी लिए कि सुझाव भी लिए कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है आगे आने वाले दिनों में कि जिससे लोगों को इस चीज का, उनकी योजनाओं का लाभ मिले। तो इसमें कहीं ना कहीं वो सफल हुए। दूसरी ओर राहुल गांधी के मंच पर किसी नेता की एंट्री नहीं थी, लोग पब्लिक दीर्घा में बैठे हुए थे वहां पे। इस दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि कार्यक्रम की तैयारी से ठीक पहले एक अमरनाथ नाम का कार्यकर्ता था, उसकी हादसे में मौत भी हो गई थी, उसको यहाँ गए राहुल गांधी, श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा अंकिता भंडारी केस का भी मामला उठा, वहां भी श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन लास्ट तक कहीं ना कहीं पार्टी अपनी रणनीतिक चूक जो है हजम नहीं कर पाई। वहां पे कुछ म्यूजिकल कंसर्ट भी हुए। तो इसकी वजह से चूंकि हम लोगों के यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में अगर कोई शोक सभा होती है या शोक का माहौल होता है तो मुस्कुराना भी गलत माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज गया ट्विंकल। जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब देखने को मिला राहुल गांधी के कॉन्सर्ट में, उनके इवेंट में, जहां पर उन्होंने छात्रों से बातचीत की, कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की, बेरोजगारी को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी ने अग्निवीरों से संवाद किया, उनसे बातचीत की और उनके मुद्दों पर बातचीत की है, मतलब क्या परेशानियां रही हैं और किस तरीके से उसको सुलझाया जाए उसको लेकर। तो इन दोनों बड़े नेताओं ने जो अपनी संवाद किए हैं, अपने कार्यक्रम किए हैं, किसका पलड़ा ज्यादा भारी माना जा रहा है इस समय देहरादून में और उत्तराखंड में? कौन सी पार्टी अपनी पैठ ज्यादा जमाती हुई नजर आ रही है इस समय? देखिए ट्विंकल, आज के डेट में जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम होते हैं वो कहीं ना कहीं एक इवेंट होते हैं, बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा होते हैं। इस मामले में भाजपा को या कहीं सरकार को ये मालूम था और सरकार ने पूरी राहुल गांधी के दौरे को पूरी संजीदगी से लिया। ये और बात है कि चतुर राजनीतिक पार्टियां अपने गंभीरता को या विरोधी पार्टी को जिससे फायदा मिल रहा हो उस चीज को जाहिर नहीं करती हैं स्पष्ट रूप से। यही वजह है कि सीएम धामी का भी प्रोग्राम अचानक बना कि अग्निवीरों को संबोधित करना है। दूसरा, लोक संवर्धन कार्यक्रम के तहत परेड ग्राउंड में, चूंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहां पे जैस्मिन सैंडलिस का प्रोग्राम अचानक आयोजित किया गया जिससे कि युवाओं को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सके, और यही हुआ भी। परेड ग्राउंड में जब कार्यक्रम हुआ जैस्मिन सैंडलिस का, चूंकि वो युवाओं के बीच में अच्छी खासी पॉपुलर सिंगर हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इनको रणनीतिक चूक हुई कांग्रेस से, क्योंकि इनको भी पता नहीं था कि अचानक सरकार इस तरह का प्रोग्राम कर सकती है। तो लोग आए भी, पेरेंट्स भी आए, छात्र भी आए, इनके यहाँ भी, राहुल गांधी के यहाँ भी। लेकिन देखने में आया कि धीरे धीरे कुछ देर जब राहुल गांधी को सुना उसके बाद पूरी भीड़ छट करके चली गई परेड ग्राउंड, और वहां पे खचाखच भीड़ रही और वहां काफी माना जा रहा है ऐसे लोगों को कि काफी भीड़ रही और वो मामला काफी हिट रहा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर के सीएम धामी ने पूरी भीड़ छांटने में कामयाब रहे। ट्विंकल, कांग्रेस की तरफ से क्या क्या योजनाएं तैयार की गई है युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए? महेंद्र, जिस तरीके से अब लगातार कांग्रेस भी धरातल पर नजर आ रही है, लोगों से बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए, क्या कुछ योजनाएं हैं उनके तरफ से? देखिए ट्विंकल, दरअसल क्या है कि कांग्रेस हमेशा ये कहती है बेरोजगारी, पलायन, नीट पेपर लीक का, इन सब और विकास के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरती रहती है। लेकिन कांग्रेस को कहीं न कहीं अपने ही लोगों से भी मार झेलनी पड़ रही है। अभी गोपेश्वर में एक जनसभा हुई थी, प्रोग्राम था कुछ सरकारी योजनाओं के लोकार्पण का, तो उसमें भी कांग्रेस के विधायक गए थे, लखपत बुटोला जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले हम विपक्ष में हैं लेकिन विकास हमारे यहाँ और भी ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, उसमें कोई नुक्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे उनके ही विधायक ढकेल रहे हैं। दूसरी चीज यह है, जो कल के कार्यक्रम की बात करें तो रणनीतिक रूप से चूक ये हुई कि 5 बजे का प्रोग्राम था राहुल गांधी का, वो ठीक 1 बजे कल यहाँ पे देहरादून में एंट्री कर गए थे, जॉली ग्रांट में 1 बजे पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे। उसके बाद वो गए देहरादून में 5 बजे का प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम करीब 8 बजे शुरू हुआ, जबकि सूचना भी थी कि 7:30 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन लेट लतीफी के चलते 8 बजे वो शुरू हुआ। दूसरी पार्टी की ओर से वहाँ के प्रवक्ताओं ने लाइव भी दे करके कहा कि भाई जाम की वजह से बहुत प्रोग्राम लेट हो गया है। लेकिन ये सब चीजें जो है देखने में आया कि धरातल पे कि पूरी तरीके से रूट डाइवर्ट था, पूरा साफ था रोड, कि जिससे उनको कोई बाधा ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम, इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं अगर देर से शुरू होते हैं तो भी वो फ्लॉप की श्रेणी में माना जाता है, कहीं ना कहीं उनकी चूक मानी जाती है। तो ये भी चूक हुई है कांग्रेस से। जी बिल्कुल महेंद्र। अमित, में देखिए मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से उत्तराखंड में राहुल गांधी का शो देखा गया वो तो फ्लॉप ही साबित हुआ है, लेकिन यूपी की राजनीति में राहुल गांधी का क्या
रोल नजर आ रहा है, किस मुकाम पे वो नजर आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्योंकि जिस तरीके से अभी कांग्रेस की स्थिति दिख रही है, क्योंकि पिछले साफ तौर पे बात करें तो रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी कोई धरातल पर काम करती हुई उत्तर प्रदेश में नजर भी नहीं आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो भले ही समाजवादी पार्टी छोटे मोटे कार्यक्रम करके किसी न किसी तरीके से या बयानबाजी देकर के सुर्खियों में है, चर्चाओं में बनी है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ खास जो है उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। भले ही अगर एक दो नेताओं को छोड़ दे, चाहे वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े करते रहते हैं और कांग्रेस की मौजूदगी दर्ज कराते हैं। अभी देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सरकार इसको गिराना चाहती है, लाखों युवाओं के भविष्य की बात है, लेकिन कांग्रेस जो है वो राजनीतिक मुद्दे को लेकर के किसी प्रकार से सरकार को उतना घेर नहीं पा रही है या उतना एक्टिव नजर नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में जितना कांग्रेस को होना चाहिए। इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि देखिए 2027 चुनाव आज की अगर आपको अपडेट बताएं तो जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव जो है वो तय समय पर किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जनवरी फरवरी में चुनाव होने की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा दौरा नजर नहीं आ रहा है, कोई बड़े जो नेता है वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो अपनी छोटी छोटी जगहों पर बैठ करके कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उस तरह के कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। अब जैसे उत्तराखंड में आप देखिए कि राहुल गांधी की रैली थी, लेकिन वो रैली बताया जा रहा है फ्लॉप हो गई। तो आपको पहले ग्राउंड पर काम करना होगा। आप किसी तरीके से चाहे जा करके कोई जनसभा कर दे तो उसका असर देखने को नहीं मिलेगा, और यही उत्तर प्रदेश में भी लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो अभी चुनाव को लेकर के लग रहा है कि मूड पे आई ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसे कार्यक्रम जो बात आप अभी कह रहे हैं कि जमीन पर पहुंच के बातचीत करनी होगी, जुड़ाव बनाना होगा महेंद्र, लेकिन राहुल गांधी का तो उनके जन नेताओं के साथ ही कोई जुड़ाव नहीं दिखा। कल जिस तरीके से स्टेज पर वो अलग नजर आए, कोई भी उनके साथ उनका कार्यकर्ता समर्थक या कोई भी पार्टी का बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा, जमीनी तौर पर उनसे जुड़ाव ही नहीं महसूस हो पाया राहुल गांधी को। तो जनता से कैसे वो महसूस कर पाएंगे, जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे जब अपनी पार्टी के लोगों के साथ ही उनका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है? कम्युनिकेशन का दो माध्यम होता है, एक मल्टी स्टेप फ्लो और टू स्टेप फ्लो। तो राहुल गांधी ने यहाँ पे वही किया। दरअसल पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी एक तरीके से कहा जाए तो सेलिब्रिटी हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी भी चाहता है कि हम उनके साथ फोटो खिंचाएं, उनके साथ बातचीत करते हुए, और वो धीरे धीरे फिर वो मल्टी स्टेप फ्लो में जाता है, लोगों तक भी पहुंचता है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। तो वो चीज मौका नहीं मिल पाया, पदाधिकारी भी नीचे बैठे रहे और सीधे सीधे वन मैन शो रहा इस तरीके का। और बीच बीच में देखा गया कि वो जब बात कर रहे थे तो जब उनकी बात पूरी लय में आते थे तो इवेंट जो मैनेजर होता है या जो उद्घोषक होता है वो बीच बीच में उनको टोक करके अपनी बातें रखने लगता था। तो ये भी बाधा आई। दूसरी बात यह है कि इस इवेंट में अंकिता भंडारी के परिजनों को भी बुलाया गया था, लेकिन सूचना ऐसी आ रही कि वो लोग भी नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल का माध्यम जो है, प्रोटोकॉल इनकी जो राहुल गांधी के साथ प्रोटोकॉल रहता है, वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बाधा किया। दूसरी ओर जो सीएम धामी का जो संवाद कार्यक्रम रहा, उसमें सारे लोगों को फ्री एंट्री थी, लोगों से डायरेक्ट बातचीत करने का, लोगों से बहुत सहजता से, सरलता से संवाद करने का। तो जो छात्रों की गूंज, जो प्रोग्राम का नाम दिया गया था और संवाद, दोनों में नाम से ही बिल्कुल फर्क नजर आया, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक रहा राहुल गांधी का। बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत की और एक इवेंट कंपनी को उनका कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बुलाया गया, नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर जिम्मेदारी बहुत कम देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें कनेक्शन की, तो जिस तरीके से वे स्टेज पर पहुंचकर पहले अंग्रेजी में बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने हिंदी में बात की, तो कहीं ना कहीं शायद वो कनेक्शन लूज हुआ हो बच्चों के साथ, छात्रों के साथ। बिल्कुल ट्विंकल, देखिए ये उत्तराखंड जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है। भले ही हमारा प्रदेश जो है पूर्ण साक्षर घोषित हो चुका है, लेकिन एक लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन होती है वो मदर टंग में ही हो पाती है। तो काफी देर तक तो राहुल गांधी का भाषण इंग्लिश में चलता रहा, वो बोलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आदमी पसंद करता है कि मान लीजिए कोई भी हो, तो वो चाहता है कि हमारी अपनी लैंग्वेज में बात करें, जिससे जो कहना चाह रहे हैं वो सीधे तौर तक पहुंचे भी। तो इस चीज में भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। और इवेंट मैनेजर जो होते हैं या इवेंट कंपनियां जो होती हैं, वो शायद अपना ज़्यादा प्रमोशन करती हैं, या जिसको टारगेट रखना होता है उसके साथ वो टारगेट रखती हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कमजोर रहा है। राहुल सीएम धामी के साथ ये चीज़ बहुत मजबूत है। वो जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक को, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत पॉपुलर भी है।
क्योंकि दोनों ही कार्यक्रमों का सीधा उद्देश्य था कि लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात सीधे कहें, जिससे वहां तक पहुंच सके जो कनेक्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल तो महेंद्र, अब कांग्रेस को ज्यादा काम करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और उससे पहले अपने पार्टी के लोगों से ही उनको जुड़ाव दिखाना होगा, ताकि जमीनी स्तर पर पहुंचकर चुनावों के समय में कहीं कोई मनमुटाव नजर ना आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से दो बड़े कार्यक्रम देखने को मिले, लेकिन एक कार्यक्रम जहां फ्लॉप होता नजर आया है, वहीं दूसरा कार्यक्रम सीएम धामी का काफी लोगों ने पसंद किया है और लोग उसको काफी सराहा भी रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में आज बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। मामले की जांच कर रही एसआईटी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। बताया जा रहा है कि जांच अभी जारी है और कुछ अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल करना बाकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने अंतरिम रिपोर्ट पेश करना एक बड़ी चुनौती है एसआईटी के सामने, क्योंकि जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या होगी, किस दिशा में जांच आगे बढ़ेगी, इस पे नजर सभी की टिकी हुई है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और लगातार विवादित बयान भी सामने आते जा रहे हैं, लगातार एसआईटी भी हर पहलू पर जांच को आगे बढ़ा रही है और ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एसआईटी ने अभी और समय मांगा है राज्य सरकार से, क्योंकि अभी बहुत से पहलू हैं जिन पर जांच की जानी है, जिस पे जांच को आगे बढ़ाना है। लेकिन 20 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में उनको अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से अयोध्या का ये मामला सामने आया, अब एसआईटी अपनी जांच को बढ़ा रही है, दायरा बढ़ा रही है और बताया जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी जांच को और अच्छे से बढ़ाने के लिए, रिपोर्ट को अच्छे से बनाने के लिए राज्य सरकार से समय मांगा है। जी बिल्कुल, देखिए टिंकल, जिस तरीके से अगर बात करें राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण को लेकर के माना जा रहा था कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और देखिए इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और मंदिर ट्रस्ट से और एसआईटी की रिपोर्ट मांगी थी कि आखिर इस मामले को लेकर के एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दिया है, जो आरोप लगे थे उसके आधार पर क्या जो रिपोर्ट है वो की गई है, एसआईटी ने जो जांच किया उसमें क्या कुछ निकल करके आया है, ये सारी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी। क्योंकि देखिए इससे पहले प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो सरकार को दिया गया था, एसीएस होम को दिया गया था और उसके बाद उसी पे एफआईआर हुई थी। लेकिन क्योंकि देखिए ये फाइनल रिपोर्ट है, इस पूरे मामले को लेकर के ये निर्णायक रिपोर्ट जो है वो हो सकती है कि आखिर में ये पूरा मामला किस दिशा में जाएगा। क्योंकि देखिए एसआईटी ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, लेकिन क्योंकि देखिए किसी भी मामले में अगर कोई एसआईटी जो जांच करती है उस दौरान ये प्रयास करती है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप के एवज में साक्ष्य क्या है, उन साक्ष्यों का वेरिफिकेशन किया जाता है कि क्योंकि देखिए जब कोर्ट में चीज़ों को रखा जाएगा तो उस दौरान, क्योंकि दलील के दौरान ये माना जाता है कि जो आरोप लगे उसके समक्ष में जो सबूत है वो भी होने चाहिए, सबूत में कोई कमी न रह जाए। क्योंकि देखिए केस जो है सबसे मजबूत तभी माना जाता है जब जो आरोप लगे उसके उस आरोपों को पुष्ट करने के लिए, उस आरोपों की पुष्टि करने के लिए जो सबूत है वो पक्के होने चाहिए। इसीलिए देखिए वेरिफिकेशन जो है वो एसआईटी करती हुई नजर आ रही है। एसआईटी अब जो चीज़ें पूरी मामले की जांच की थी उसको लेकर के जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन कर रही है। वो अगर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे हैं तो उनको मजबूत किया जा रहा है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि एसआईटी थोड़ा सा अतिरिक्त समय जो है वो मांग सकती है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले की अपडेट आपको बता दें अभी तक एसआईटी ने क्या कुछ किया है, जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ है, तो एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट में जो बातें निकल करके आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा और बैंक के जो गणना प्रभारी थे सुभाष श्रीवास्तव, उनकी बड़ी जिम्मेदारी तय होने वाली है। क्योंकि देखिए सुभाष श्रीवास्तव पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, मुकदमे में उनका नाम है और वो जेल में है। लेकिन क्योंकि अनिल मिश्रा जो है वो ट्रस्ट के सदस्य थे, उनका इस्तीफा तो हुआ है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो उस दौरान कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें इनका नाम जो है सबसे ज्यादा आ रहा है और इनकी भूमिका जो है वो बड़ी मानी जा रही है।
जिसमें अनिल मिश्रा जो है, क्योंकि देखिए अनिल मिश्रा बैंक की एसओपी से लेकर के सब में काम करते थे। जो गणना कर्मी थे उनकी नियुक्ति से लेकर के उनकी सिफारिशें करना, उनको नियुक्त करवाना, ये सारा काम अनिल मिश्रा करते थे। इसके अलावा बात करें तो सुभाष जो कि गणना प्रभारी थे और ये बैंक के पूर्व कर्मचारी थे। ऐसे में इनको गणना प्रभारी बनाया गया था और गणना की जितनी भी जिम्मेदारी थी ये इनकी थी। तो दोनों लोगों की भूमिका जो है वो पूरी तरीके से इसमें संलिप्त पाई गई है। एसआईटी जो है ये माना जा रहा है कि अगली कार्रवाई जो है वो अनिल मिश्रा पर हो सकती है और सुभाष पर भी और कार्रवाई देखने को मिल सकती है। एफआईआर में और नाम बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जब एफआईआर कराई गई थी तो 8 लोगों को नामजद किया गया था और अज्ञात में कुछ लोगों को रखा गया था। विवेचना के दौरान और एसआईटी की जांच के दौरान ये बातें निकल करके आई हैं कि इसमें कई और लोग संलिप्त हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जाएगा, उनका भी नाम शामिल किया जाएगा। लेकिन इन पूरे घटनाक्रम के बीच में सबकी नजर ये टिकी हुई है कि एसआईटी अपने फाइनल रिपोर्ट जब सौंपेगी तो उसमें क्या कुछ रखती है। लेकिन उससे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट मांग ली है और अब देखने वाली ये बात होती है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चीजें रखी जाती हैं। बिल्कुल अमित, सभी की निगाहें एसआईटी रिपोर्ट पर ही टिकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे और उनकी सुनवाई पर भी किस तरीके से सुनवाई को आगे बढ़ाया जाता है जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।